हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ मेजर एमसीक्यूज़, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से सारे उठाए गए हैं जो अक्सर आप रीड नहीं कर पाते हो, तो पे अटेंशन हियर। सबसे पहले एक टर्म आती है इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कुछ नहीं होता, एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कोई भी हाउस होल्ड हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है। इकोनॉमिक डिसीजन जैसे कंजम्पशन के, प्रोडक्शन के, ऐसी चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। दूसरा वर्ड है फाउंडर। ये क्वेश्चन एक आता है, स्टार्टिंग का चैप्टर है, चैप्टर 1, जो अक्सर नहीं देखते हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर थे वो एडम स्मिथ थे, और एडम स्मिथ की एक बुक थी जो कि बहुत फेमस थी। इस बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इसकी बुक आई थी। रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, पर एक आइडिया भी हो तो भी आप एमसीक्यू के अंदर इसको गेस कर सकते हो। उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थी वो इसी कंसेप्ट के ऊपर आई हुई थी, मतलब क्योंकि ये फादर थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, तो इन्होंने इनकी जो इकोनॉमिक्स थी उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता था उस टाइम की। इसके अलावा जो दूसरे पर्सन की बात की गई है इकोनॉमिस्ट की, वो है कीन्स, और कीन्स की अपनी एक बुक थी जो कि बहुत फेमस हुई 1936 की। मतलब ये वैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर थे, बट ये पहले के थे। उसके बाद कीन्स आ गए थे। कीन्स ने अपनी कोई थ्योरी दी थी जो कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी थी, जिसके ऊपर आपकी सारी किताब लिखी गई है कीन्स के ऊपर। और इसकी जो इस थ्योरी का नाम क्लासिक ट्रेडिशन भी था। ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। एक इस चैप्टर में बात की गई है ग्रेट डिप्रेशन 1929 की। ये वही वाला डिप्रेशन है जो क्लास 9th एसएसटी में आप पढ़ के आए हो। बट इस डिप्रेशन के अंदर आपको चैप्टर के अंदर बस ये बताया गया कि इससे क्या हुआ कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, इकॉनमी बिल्कुल ही मतलब वो हो गई थी, डिफ्लेट हो गई थी, ठीक है। इस तरीके से आपने ग्रेट डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब सारे इसके बुरे ही लिखने हैं। जैसे इकॉनमी जब फॉल कर जाती है तो क्या क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर हो गया, पॉवर्टी हो गई एंड एवरीथिंग, ठीक है, अगर इसके ऊपर कुछ आ भी जाए। उसके बाद 4 सेक्टर्स के बारे में बात की गई है इकॉनमी के इसमें, जिसमें आपको पता ही है कि कंज्यूमर या हाउस होल्ड, और जो अगर प्रोड्यूसर और फर्म्स की बात करते हो जिसका सर्कुलर फ्लो भी आप बनाते हो, तो ये दोनों किसके एलिमेंट्स माने जाते हैं, क्लोज्ड इकॉनमी के, ठीक है। हम जब सर्कुलर फ्लो करते हैं तो क्लोज्ड इकॉनमी करते हैं। कीन्स ने आपको पढ़ाने के लिए क्लोज्ड इकॉनमी का कंसेप्ट लिया हुआ है, ठीक है। बट अदरवाइज हमारी इकॉनमी में चारों एलिमेंट्स वर्क करते हैं, और 4 एलिमेंट्स मिला के कौन सी इकॉनमी बन जाती है, ओपन इकॉनमी, फाइन। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकॉनमी के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। वैसे तो आपको बता दूं, कैपिटलिस्ट के अलावा हमारे पास सोशलिस्ट इकॉनमी भी होती है। सोशलिस्ट इकॉनमी होती है गवर्नमेंट की, और इन दोनों को मिला के कौन सी इकॉनमी होती है, मिक्स्ड इकॉनमी होती है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी के फीचर्स 3 बताए हुए हैं किताब में। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर या फीचर, तो आपको नॉलेज में होना चाहिए। एक तो ये प्राइवेट इकॉनमी है कैपिटलिस्ट, ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। सेलिंग आउटपुट इन ओपन मार्केट, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट बनाते हैं बेचने के लिए मार्केट में, कैपिटलिस्ट इकॉनमी वाले। और साथ ही साथ इसमें लेबर सर्विसेज को भी खरीदा बेचा जाता है। इसका कहने का मतलब, जैसे वेज रेट, जिस रेट पर इस लेबर सर्विस को खरीदा बेचा जाता है उसको वेज रेट कहते हैं, और जिसको बेचा जाता है उसको लेबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें एक लाइन लिखी हुई थी एनसीईआरटी में, तो देखनी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, आगे चलते हैं चैप्टर पे, चैप्टर 2 पर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के नाम से भी लिखा हुआ है। ये एक इमेजिनरी मॉडल है अकॉर्डिंग टू द बुक, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमारी ओपन इकोनॉमी होती है, पर हमने क्लोज समझाई हुई है। तो एक इमेजिनरी मॉडल है कीन्स की तरफ से जो आपको समझने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से जा रही हूँ मैं अभी, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगी आपको सारी लाइंस। एनसीईआरटी में टोटल 6 चैप्टर्स ही दिए हुए हैं इन्होंने। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने आपको बता दिया। वैल्यू एडेड मेथड को याद रखना कि प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। उसके बाद जीवीए एमपी अगर निकालना हो तो तीनों सेक्टर को मिला के मिलता है। वैल्यू एडेड मेथड हम करते हैं ना, तो उसमें जीवीए एमपी निकलता है, और जब आप तीनों सेक्टर की वैल्यू को मिला देते हो तो आपका जीडीपी एमपी बन जाता है। इन सिंपल वर्ड्स जीवीए और जीडीपी वन एंड द सेम थिंग मानी जाती है। ओनली इन दैट केस अगर आप तीनों सेक्टर्स की इनकम को या वैल्यू एडेड को
मिला देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाली पिक्चर आपको, ये वाला पेज एक क्लियर हो, तो आप इसको बड़े ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि इसको आपको दिक्कत ना आए समझने में। मैं आगे चल रही हूँ। इसी चैप्टर में जो आपका चैप्टर 2 है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि कभी कभी चेंज इन इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो प्लान्ड और अनप्लान्ड भी हो सकती हैं। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। तो वो कहते हैं कभी कभी आपकी सेल्स अनएक्सपेक्टेडली गिर जाती है और मतलब आपको ऑब्वियसली स्टॉक बच जाता है, इसको बोलते हैं अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक। पर एक और भी तो सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर आपकी जो स्टॉक है वो कम हो जाए। ठीक है, वो कौन सा केस होगा? इसमें तो सेल गिर गई, अब इसमें सेल बढ़ गई। कभी कभी इकोनॉमी में अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स होता है जिसकी वजह से अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज होता है। डिक्यूमुलेशन मतलब कमी आ जाना, और ये अनप्लान्ड होती है, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। नहीं तो हमेशा प्रोड्यूसर एक मार्जिन के ज़्यादा ही बनाता है, पर ये अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन थी। तो ये वर्ड से आप डर मत जाना। अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, डिक्यूमुलेशन मतलब कमी हो जाना। तो ये दो वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इनकम, एक पर्सनल इनकम का कंसेप्ट भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। वो कहते हैं जब भी कोई नॉर्मल बात है, अगर आपको कोई इनकम अर्न हो रही है घर पे पापा मम्मा को, तो वो पर्सनल इनकम होती है। पर अगर उस पर्सनल इनकम से आप माइनस कर देते हो, ये मैंने माइनस के लिए लिखा हुआ, टैक्स पेमेंट, और फिर माइनस कर देते हो नॉन टैक्स पेमेंट, इसका मतलब इनकम टैक्स जैसे आपको लगा आपने माइनस कर दिया, और इसके अलावा आपने नॉन टैक्स पेमेंट में कोई पेनल्टी दे दी, कोई फ़ाइन दे दिया, लाइसेंस की फ़ीस दे दी, वो नॉन टैक्स रिसीट्स है, याद है ना आपको? तो नॉन टैक्स पेमेंट अगर आपने कर दी तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो होती है जो खर्च करने के लिए बचती है, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बताया गया है। तो कुछ नहीं है, आपको ये ऑलरेडी पता ही है कि ये नॉमिनल टू रियल है। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि बच्चा फॉर्मूला गलत लिख देगा तो प्रॉब्लम होएगी। नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 होता है बेटा। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, रियल को ऊपर लिख रहा है, तो क्वेश्चन इज रॉन्ग। अनदर वे टू मेजर कहते हैं, इसके अलावा भी जीडीपी डिफ्लेटर तो एक तरीका है ही है इन प्राइस इंडेक्स का। इसके अलावा किताब में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। सीपीआई को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे कंज्यूमर को मिलता है, और एक होता है होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस का मतलब होता है कि जो बड़ी मार्केट में मिलता है बल्क में, उसका भी एक इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये दो तरीके के इन्फ्लेशन इंडेक्स हम यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम WTI अपनी कंट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, RBI जो है इंडिया में वो 1935 में आया था। ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर मैं आ गई हूँ अब। तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 इन शॉर्ट टर्म्स आपकी बुक से स्टार्ट हो रहा है। हाई पावर्ड मनी, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा हुआ है। सिर्फ हाई पावर्ड मनी वो मनी है जो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है एट प्रेजेंट, मतलब एक ऐसी इशूड करेंसी जो सभी सेक्टर्स में सभी के पास है, इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं, और इसको देश का मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना इसके ऊपर। वो कह रहे हैं डिफरेंट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ये कौन से इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहा है? एक तो जो बैंक आपको सेविंग्स पे देता है, ठीक है, सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट देता है, और एक जो आपसे लोन में लेता है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो अभी। और इसी चैप्टर के अंदर मनी एंड बैंकिंग में बताया गया है कि एसेट्स बैंक के क्या होते हैं। जितना भी बैंक रिजर्व रखता है, ठीक है, CRR, SLR या फिर कोई लोन रखता है, वो सारे बैंक के एसेट होते हैं। अब आप सोचोगे लोन एसेट है? यस, लोन एसेट है क्योंकि वो पैसा उसको वापस मिल जाना है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है बैंक की? डिपॉजिट्स, क्योंकि वो पैसा उसको वापस करना है, तो वो आपकी सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। और अगर टोटल नेटवर्थ किसी भी बैंक की निकालनी पड़ेगी आपको, शायद कोई इमेजिनरी बैलेंस शीट दे सकते हैं आपको, तो आपने करना क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर देना है एज पर योर नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, और CRR का इन्होंने और नाम बताया है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी लिख सकते हैं इसको, या रिजर्व रेशो भी लिख सकते हैं, तो घबराना नहीं है। ये CRR और SLR दोनों के लिए हो सकता है। रेपो को ये अदर नेम से भी लिख सकते हैं, जिसको रीपरचेज एग्रीमेंट बोला जाता है। वो कहते हैं दो मोटिव होते हैं लोगों के पैसा रखने के लिए, ये क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। एक ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब खरीदने बेचने के लिए, और दूसरा स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड्स में करते हो, तो आपको पहले ही अगर पता होगा कि इंक्रीज डिक्रीज है, तो अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है।
तो 2 ट्रांजैक्शन के मोटिव्स हैं किताब के हिसाब से, ट्रांजैक्शन एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली नोट कि ये वो लाइंस है जो एनसीईआरटी में शायद आप इग्नोर कर देते हो, रीड नहीं कर पाते, तो मैंने उसके लिए आपको ये लिख कर दे दी है कि आपको ये तो एटलीस्ट पता हो। टाइम डिपॉजिट्स का कोई क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है। टाइम डिपॉजिट का मतलब बैंक के पास ऐसे कुछ डिपॉजिट्स है जो फिक्स पीरियड के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए उनके पास रहते हैं, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोला जाता है, आरडी या एफडी। मनी सप्लाई का तो अक्सर आप सोचते ही हो कि स्टॉक वेरिएबल है तो येस कर देते हो, ये आपकी किताब में लिखा है। तो मनी डिमांड का भी अगर कोई लिख दे तो घबराना नहीं है, मनी डिमांड भी एक स्टॉक वेरिएबल ही है, ठीक है। और मनी सप्लाई का सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है, बट इंटर बैंक डिपॉजिट्स इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। इंटर बैंक डिपॉजिट्स वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक से परचेज करता है, या फिर मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से उधारा लेता है, वो इसमें नहीं आता मनी सप्लाई में, क्योंकि एक्चुअल में वो बैंक का ही पैसा इधर उधर जा रहा है। जो हमारा M4 का मेजरमेंट है, अगर आपने प्रिपेयर किया है सिर्फ तो बता रही हूँ कि उसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स तो आती हैं, बट उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। M1 M2 को नैरो मनी कहा जाता है क्योंकि ये इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स रहते हैं, और M3 और M4 में ज़्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं, इसीलिए इसको ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, इसका मतलब ये कि इसको आप कैश में बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। M4 को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए इसको लीस्ट लिक्विड कहा जाता है। जबकि M1 M2 M3 M4 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। एक तो आप इसका नाम लिखते हो ना, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मैंने आपको कहा था अगर कोई क्वेश्चन आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का तो ये है उसका आंसर, M1 M2 M3। बट अगर इसमें किताब में लिखा है कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज अगर देश के देखने हो तो भी वो यही है चारों, तो इसका ये दूसरा नाम है, ठीक है। ये डीमोनेटाइजेशन का क्वेश्चन आपको अलग से आ सकता है, ये कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, जो आपने बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ा या फिर जो आप अकाउंटेंसी में पढ़ते आ रहे हो वही है। डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने 2016 में जो हुई थी हमारी, और 500 और 1000 के नोट की हुई थी। इससे पहले भी डीमोनेटाइजेशन 2 बार हो चुकी है हमारे देश में, बट वो इतना नेसेसरी नहीं जितना नेसेसरी ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपको। इसी के दूसरे पार्ट्स के लिए यू हैव टू सी अनदर वीडियो